तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे गुप्त काल। गुप्त काल के वे शासक जिनको मिलाकर हम गुप्त काल के राजाओं की सूची बनाते हैं। ऐसे याद रखेंगे कि मौर्योत्तर काल के समापन पर बिहार से ही छोटे से हिस्से से यहाँ गुप्त काल की शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति होंगे, चौथी शताब्दी ईस्वी से लेकर छठी शताब्दी ईस्वी तक, अर्थात इसको मुख्य तौर पे मानेंगे हम 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक। लेकिन शुरुआत जो करेगा जो कोई व्यक्ति अगर बिहार में, तो वह होगा श्रीगुप्त। क्या नाम रहेगा? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त नॉट इंडिपेंडेंट, माने अभी वो स्वतंत्र शासक नहीं है, लेकिन अपना वर्चस्व करना शुरू कर दिया, एक जगह उभरना शुरू कर दिया है। अभी भी उस पर समझ लो कि शकों के बाद, माने समझ शुंग वंश के बाद कण्व वंश का दबदबा वहाँ है, लेकिन कण्व वंश के रहते हुए ही यह श्रीगुप्त जो है इंडिपेंडेंट राज्य के तौर पे नहीं, बल्कि माने समझो कि नॉट इंडिपेंडेंट राजा के रूप में ये उभरता है। तो श्रीगुप्त का शासनकाल होगा 275 ईस्वी से शुरुआत हो जाएगा, और उसका पुत्र होगा घटोत्कच। घटोत्कच ये 219 ईस्वी तक ये दोनों राज्य करेंगे। लेकिन उसके बाद जब आएगा चंद्रगुप्त प्रथम, तो वह पहला इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र शासक होगा, जो बिहार हो जाएगा, और बिहार के साथ उत्तर प्रदेश होते हुए अपने क्षेत्र विस्तार को करते जाएगा। और चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल होगा 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक। याद रखोगे बच्चे, कब से कब तक? 319 से 335 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र आएगा आगे चलकर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कब से कब तक राज करेगा? 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक। ये वही समुद्रगुप्त है जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाएगा बच्चे। और मैं तुम्हें बता दूं, यह म्यूजिक में भी इंटरेस्ट लेने वाला शासक था, जो बीड़ा बजाया करता था। पूछता है कौन सा गुप्त शासक बीड़ा वादन करता था? क्या टिक मारेंगे? समुद्रगुप्त। नॉर्मल एग्जाम के लिए, डिफेंस के लिए, एसएससी रेलवे वगैरह के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब फिर समुद्रगुप्त के बाद आएगा समझो कि रामगुप्त, 375 एडी से लेकर और 380 एडी तक। और उसके बाद जो आएगा गुप्त साम्राज्य का महानतम शासक, जिसका नाम होगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। क्या नाम रहेगा उसका? यदि सिर्फ विक्रमादित्य कह दिया जाए तब भी हम समझ जाएंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये गुप्त वंश से संबंधित है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य कह देंगे तो वो मौर्य वंश से संबंधित होगा। क्लियर है बच्चे? सिर्फ अगर मैं चंद्रगुप्त कहूँ तब मौर्य वंश नहीं समझेंगे, क्या समझेंगे? गुप्त काल। और चंद्रगुप्त मौर्य कह देंगे अगर, तब समझेंगे मौर्य वंश का संस्थापक। क्लियर है ये? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासनकाल होगा 380 एडी से 415 एडी। इसके बाद का जो शासक होगा कुमारगुप्त प्रथम, 415 एडी से लेकर 455 एडी। कुमारगुप्त प्रथम के बाद वहाँ का शासक बनेगा स्कंदगुप्त, 455 एडी से लेकर 467 एडी। माने ईस्वी, एडी का मतलब एनो डोमिनी होता है, इसको ईस्वी समझेंगे हम। और स्कंदगुप्त के बाद आएगा पुरुगुप्त, जो 467 ईस्वी से लेकर 473 ईस्वी तक राज करेगा। और इसके बाद जो शासक आएंगे उन शासकों का कुछ खास उतना महत्व नहीं रहेगा, फिर भी हम उनको याद करेंगे कम से कम भी कौन कौन इसके शासक थे। ईस्वी सन अगर नहीं भी याद है तो चल सकता है, आगे चलकर इसे तुम लोग देख लोगे। तो पुरुगुप्त के बाद आएगा कुमारगुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त द्वितीय के बाद आएगा बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त के बाद आएगा इसमें से वैन्यगुप्त। वैन्यगुप्त के बाद आएगा नरसिंहगुप्त। नरसिंहगुप्त के बाद होगा कुमारगुप्त तृतीय। और कुमारगुप्त तृतीय के बाद आएगा भानुगुप्त। तो भानुगुप्त का नाम याद है बच्चे? भानुगुप्त की कहानी याद है तुम लोग को? भानुगुप्त के समय में ही वो घटना घटेगी, कौन? सती प्रथा की घटना। तो गुप्त काल के भानुगुप्त के समय से भारत में एक कुप्रथा प्रचलित हो गई, जिसे कहते हैं हम लोग सती प्रथा।
तो इस तरीके से आगे चलकर हम इसको पढ़ेंगे बच्चे। लेकिन अब थोड़ा सा जो हम जानने जा रहे हैं उसमें पढ़ेंगे राजनीतिक सत्ता, प्रशासनिक राजधानी, क्षेत्र और संस्थापक। जो क्लास अभी मैं इसमें करा रहा हूँ बच्चे, इसमें हम जानेंगे कि पूरे भारत में गुप्त साम्राज्य नहीं उभरा। भारत के उत्तर के बिहार, उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में समझो कि गुप्त साम्राज्य उभरेगा। क्लियर है बच्चे? और जिस समय उत्तर में समझो कि बिहार में, उत्तर प्रदेश, बंगाल के आसपास में समझो कि इधर हरियाणा की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ गुप्त साम्राज्य रहेगा। उसी समय भारत के अलग अलग हिस्से में भी कई राजा उभरेंगे। और उन राजाओं में सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जहाँ गुप्त काल पूरे उत्तर भारत पे राज करेगा, माने एक प्रकार से कश्मीर की बात करेंगे, या उधर हम समझ लो कि पाकिस्तान के हिस्से की बात करेंगे, या हरियाणा की बात करेंगे, पंजाब की बात करेंगे, उत्तर में समझ लो कि राजस्थान की बात करेंगे, या मध्य प्रदेश के हिस्से की बात करते हैं हम लोग, बंगाल की बात करेंगे, तो ये सब के सब ये गुप्त एम्पायर रहेगा। और दक्षिण में अगर हम जाएंगे तो अभी भी तुम समझ लो कि वहाँ शक रहेंगे गुजरात में बचे हुए। उसके नीचे जाएंगे तो अजंता के पास में वाकाटक वंश रहेगा, माने महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से में। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ इक्ष्वाकु वंश रहेगा। उसके नीचे जाएंगे अगर समझ लो कि कर्नाटक में, तो वहाँ गंग कदम्ब वंश रहेगा, तलखड़ उसकी राजधानी होगी। और इस तरीके से दक्षिण, सबसे सुदूर दक्षिण जहाँ चेर, पांड्य, चोल का शासनकाल था, वहाँ पे समझो कि कलाभ्र का दौर रहेगा। माने समझो कि एक ऐसा दौर आएगा जहाँ हर प्रकार की संस्कृतियों का, शिक्षा का, साहित्य का समझ लो कि कोई डेवलपमेंट न होकर वो कलाभ्र के दौर से गुजरेंगे। क्योंकि जब तक कोई शासक नहीं रहेगा, बिना समझ लो कि हेड का किसी भी संस्था का उन्नयन नहीं होता है। और जो हेड होता है लेकर जाता है कि मुझे किस क्षेत्र में अपने देश को, राज्य को, अपने संस्थान को लेकर जाना है। तो इस तरीके से हम इसमें आगे पढ़ेंगे बच्चे कि किसके समापन पर किधर कौन उभर रहा है। तो गुप्त काल की राजनीतिक तस्वीर भी हम जानेंगे। लेकिन राजनीतिक तस्वीर को जानने के पहले हम थोड़ा सा बता दें कि अलग अलग हिस्से में, जैसे गुप्त साम्राज्य जब उत्तर भारत में आएगा तो वो प्रशासनिक राजधानी अपना जो बनाएगा वह रहेगा पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ रहेगी? और इसका क्षेत्र होगा संपूर्ण उत्तर भारत एक्सेप्ट उड़ीसा। उड़ीसा को छोड़ दिया जाए तो उत्तर भारत माने आधा पूरा उत्तर भारत किसके हिस्से में रहेगा? गुप्त साम्राज्य के। और मैंने बताया कि जैसे अब फिर आएंगे हम लोग पश्चिम भारत की बात करेंगे। पश्चिम भारत में मुख्य तौर पे गुजरात की, तो वहाँ पे शक राज्य रहेंगे जिनकी राजधानी रहेगी उज्जैनी। शकों की राजधानी कहाँ रहेगी? गुप्त काल के समतुल्य शक की राजधानी कहाँ रहेगी? उज्जैनी। उसके बाद हमने बताया कि महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र में वाकाटक राज्य आएगा। कौन सा राज्य? वाकाटक राज्य कहें या वाकाटक वंश कहें, और वो अपना प्रशासनिक राजधानी बनाएगा अजंता। ये महाराष्ट्र में अजंता में एलोरा की गुफाओं का नाम सुने हो तुम लोग? तो पूछेगा अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? महाराष्ट्र में। तो वाकाटक राज्य वहाँ पे राज्य करेगा बच्चे। और आंध्र प्रदेश में मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ इक्ष्वाकु राज्य आ जाएगा। कौन सा राज्य? उसे इक्ष्वाकु राज्य बोलेंगे या इक्ष्वाकु वंश के नाम से भी जानते हैं। और उसकी राजधानी रहेगी नागार्जुन कोंडा। कहाँ राजधानी रहेगा? नागार्जुन कोंडा। ये जगह का नाम है बच्चे। साउथ का नाम इसी तरीके से आते हैं, कोंडा करके आएगा, होंडा करके आएगा, मुच्छुत्तला चिंतमनुगावी पहाड़ी, ऐसे ऐसे करके नाम आएंगे बच्चे। तो इसमें इक्ष्वाकु राज्य हो गया। और थोड़ा सा मध्य दक्षिणी कर्नाटक में जाएंगे हम लोग, माने कर्नाटक के मध्य भाग में और दक्षिणी भाग में, तो वहाँ मिलेगा गंग कदम्ब राज्य। गंग कदम्ब, यहाँ गंग कदेव हो गया है लेकिन तुम क्या लिखोगे? गंग कदम्ब। और उसकी राजधानी रहेगी तलखड़, जिसे तलगाउंड के नाम से भी हम जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुका है कि गंग कदम्ब की राजधानी कहाँ थी? तलखड़। याद रखेंगे हम लोग। अब इसी को एक्सप्लेन मैं करता हूँ। जैसा कि हमने फिगर ये बता दिया कि गुप्त साम्राज्य उत्तर भारत में हम दिखाई दे रहा है। गुप्तों के बाद यहाँ देख लो गुजरात में तुम्हें शक दिखाई देंगे, महाराष्ट्र में वाकाटक जिसकी राजधानी अजंता है,
और आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश जिसकी राजधानी नागार्जुनकोंड है, और इस तरीके से गंग कदम की राजधानी तलखड़ है, और सुदूर दक्षिण भारत के काल को हम कलाभ्र का दौर कहेंगे। अर्थात अगर हम कहें कि गुप्त साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो हम लिखेंगे उत्तर में कश्मीर से लेकर और दक्षिण में विंध्य पर्वत तक। विंध्य पर्वत ये मध्य प्रदेश के पास में है, दक्षिणी हिस्से में विंध्य माने विंध्याचल पर्वत, ये ऐसा पर्वत है जो भारत को दो हिस्से में बांटता है, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत। विंध्य पर्वत के ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी भारत बोलते हैं, अब विंध्य पर्वत के दक्षिण वाले हिस्से को दक्षिण भारत बोलेंगे। तो ये कश्मीर से लेकर और विंध्य पर्वत तक, और पूरब की बात करेंगे तो पूरब में असम से लेकर और पश्चिम में सिंध तक, इतना क्षेत्र है किसका, गुप्त काल का। तो गुप्त काल में इसी चीज़ को मैं फिर से एक बार तुम्हें बताता हूँ कि शक जो रहेंगे समझो कि गुजरात में, तो शक का समापन भी 387 से 388 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कर दिया। आगे चलकर मैंने अभी जिस समय गुप्त साम्राज्य उत्तर में है उस समय मैंने बताया कि देख लो कि शक वंश भी है, वाकाटक वंश है, इक्ष्वाकु वंश है, गंग कदम्ब वंश है। तो इसमें भी शकों का समापन किसने किया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखोगे तुम लोग, गुप्तों के पास 6 और 7 माने उड़ीसा भी नहीं है, लेकिन वहाँ भी जो समकालीन सत्ता है उस पर गुप्त का दबदबा है। ये सच है कि गुप्त काल में भी समझ लो कि उड़ीसा ये कलिंग ऐसा है जो सबको परेशान करते रहा है। बच्चा याद रखेंगे, कलिंग की जो शासिका होगी मौर्य काल में वो समझ लो कि किसी के हाथ आने वाली नहीं थी, और जब आया भी कलिंग तो अशोक का धर्म परिवर्तन ही हो गया बच्चे। उसके बाद वहाँ मौर्योत्तर काल में कुल मिलाकर वहाँ पे चेदी वंश जो होगा, चेदी वंश का महत्वपूर्ण शासक होगा खारवेल। नाम सुना होगा, पढ़ाया हूँ पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है। मौर्योत्तर काल में खारवेल जो है वो एक अभिलेख लिखा है, हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा अभिलेख, हाथी गुफा जिसको बोलते हैं उसी को हाथी गुम्फा अभिलेख कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट, नॉर्मल एग्जाम में तुम्हें मिलेगा ही बच्चों, मैं बता दिया। और उसकी क्या विशेषता है, हाथी गुम्फा अभिलेख। और हाथी गुम्फा अभिलेख में देख लोगे तो उस समझ लो कि चेदी वंश का, उड़ीसा का, कलिंग का उस समय राजा होगा खारवेल, ये महत्वपूर्ण शासक होगा। और फिर जब गुप्तों का साम्राज्य आया है तो गुप्त काल में भी वहाँ के जो शासक हैं वो फिर अधीनता किसी के स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दबदबा जरूर है गुप्तों का उड़ीसा पर, लेकिन वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से इसका शासन नहीं है। आगे हम इसमें से पढ़ रहे हैं बच्चे कि इस तरीके से ये पूरा गुप्त साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला है। गुप्त काल की उत्पत्ति जब उत्तर भारत में होती है तो कौन सा वंश किधर किधर है और उस समय कैसे इनका दमन किया जाता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। पूरा तात्विक रूप से अगर कहा जाए तो इसको क्या कहेंगे और धार्मिक साहित्य के आधार पर इसको क्या बोलेंगे, तो इस तरीके से हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में मात्र गुप्त कालीन भारत की राजनीतिक तस्वीर जो इस फिगर के द्वारा तुम देख सकते हो, इसको सभी को बता दे रहा हूँ। जब भी वीडियो इसका देखो तो तुम रोक लो इसको या इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिगर बनाकर तब इसको ठीक से समझने की कोशिश करो। गुप्त काल के समकालीन गुप्त साम्राज्य, शक राज्य, वाकाटक राज्य, इक्ष्वाकु राज्य और गंग कदम जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देख लो फिर से। ऊपर है गुप्त, शक किधर है, वाकाटक किधर है, इक्ष्वाकु किधर है, गंग कदम किधर है, ये सब हम देख लेते हैं। और इस तरीके से गुप्त काल के महत्वपूर्ण राजा कौन कौन है ये यहाँ की सूची से तुम तैयार कर लेते हो। और इस तरीके से ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अगले टॉपिक में पुनः हम पढ़ेंगे कि पूरा तात्विक रूप से गुप्त काल को कौन सा दौर हम कहते हैं और धार्मिक साहित्य के आधार पर उसका नाम क्या है। ये समस्त चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखो तुम लोग।